नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स क्लास के जो PDF नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है महाराष्ट्र और गुजरात का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 2020 को भारतीय राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य दिवस अर्थात 1 मई के दिन बधाई दी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन राज्यों का निर्माण किया गया था, जो जिसके आधार जो सांस्कृतिक, भाषा आदि रहे हैं। वर्ष 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। महागुजरात सम्मेलन, अब इसी के तहत एक महागुजरात सम्मेलन होता है, जो वर्ष 1937 में कराची में हुई गुजरात साहित्य सभा की एक बैठक के दौरान लेखक एवं स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मुंशी के द्वारा महागुजरात की अवधारणा का सुझाव दिया गया था। और यह गुजरात राज्य के निर्माण की ओर एक छोटा सा कदम था। इसके बाद में संयुक्त महाराष्ट्र समिति, जो कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति यह चाहती थी कि बॉम्बे जो राज्य है, बॉम्बे जो प्रांत था, उसे दो अलग अलग राज्यों के अंदर विभाजित कर दिया जाए, जिसके अंदर एक राज्य गुजराती और कच्छी भाषा के लोगों के लिए और दूसरा राज्य मराठी और कोंकणी भाषा के लोगों के लिए बनाया जाए। अर्थात भाषाई आधार पर बॉम्बे प्रांत को विभाजित करने की मांग की गई थी संयुक्त महाराष्ट्र समिति के अंदर। इसके बाद वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बने रहे और वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों, जिनमें मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लोगों के लिए गुजरात राज्य के रूप में इसे विभक्त कर दिया गया। आप यहाँ पर इस मैप के अंदर गुजरात का एक मैप देख पा रहे हैं आप। ये गुजरात है और इस गुजरात के साथ में आप एक और मैप देख पा रहे हैं, ये मुंबई का मैप है। ये दोनों पहले संयुक्त जो बम्बई प्रांत था उसके हिस्से थे, लेकिन इसके बाद में 1960 में इसकी जो विभाजन किया गया भाषाई आधार पर, जिसमें मराठी भाषा के लोगों के लिए जो महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के जो लोग हैं, गुजराती बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए गुजरात राज्य की स्थापना कर दी गई थी। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। भारतीय संविधान के तहत गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना है। लायंस क्लब इंटरनेशनल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 29 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में मौजूद लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्यों के साथ संवाद किया, उनके साथ में बातचीत की, जिसके अंतर्गत इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लायंस क्लब के सदस्यों का विशेष रूप से आभार किया, जिन्होंने PM केयर्स अंशदान, अस्पतालों के लिए उपकरण, सैनिटाइजर्स, खाद्य पदार्थों, PPE किट और N95 मास्क आदि के माध्यम से सराहनीय योगदान दिया। तो इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उनका आभार प्रकट किया। लायंस क्लब इंटरनेशनल के बारे में बात करें हम,
तो जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1917 में मेल्विन जोन्स के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत के शिकागो शहर के अंदर की गई थी। इसका जो उद्देश्य है उसकी बात करें तो इसके उद्देश्यों में से सबसे पहला है वैश्विक समुदाय के बीच समझ की भावना पैदा करना और उसे बढ़ावा देना, यानी आपसी समझ की भावना को बढ़ाना, अच्छी सरकार और अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त समुदाय के नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेने के लिए बढ़ावा देना, जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। लेकिन इसमें यह शर्त रखी गई, इसमें यह सीमा रखी गई है कि जो क्लब के सदस्य हैं वे पक्षपातपूर्ण राजनीति और सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य उद्देश्य है व्यक्तिगत वित्तीय पुरस्कार के बिना अपने समुदाय की सेवा करने के लिए वाणिज्यिक, उद्योगों, व्यवसायों, सार्वजनिक कार्यों और निजी प्रयासों में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात कि ये सारी जो सेवा है वो निःशुल्क करना, बिना किसी वित्तीय पुरस्कार के ये सारी सेवाएं करना। यह इस लायंस क्लब इंटरनेशनल के उद्देश्यों में उद्देश्य थे। अब हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है वी सर्व, यानी हम सेवा करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत के ओक ब्रुक में स्थित है। मैट्रिक्स योजना हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल जो पहलू है उनका अध्ययन करने के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट्स के लिए धन की मंजूरी प्रदान की है। इसके मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करें तो इन अध्ययनों में से अधिकांश जो बेसिक अति संवेदनशील संक्रमित स्वास्थ्य प्राप्ति मॉडल यानी सब सेप्सिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड मॉडल्स को संशोधित करके कोविड-19 से संबंधित विभिन्न कारकों के लिए गणितीय सिमुलेशन मॉडल को प्रस्तावित करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे कारकों में जो शामिल है बिंदु उनमें से है जनसंख्या की विषमता, इसके अलावा स्पर्शोन्मुख जनसंख्या की भूमिका, प्रवसन और क्वारंटाइन, सामाजिक दूरी और लॉकडाउन का प्रभाव और सामाजिक और आर्थिक कारक। ये कुछ ये जो अध्ययन है इसके अंदर शामिल किए गए मुख्य बिंदु हैं। अब हम बात करें कि ये जो अध्ययन है मुख्य रूप से कोविड-19 के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया जाएगा और बुनियादी पुनरुत्पादक संख्या यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जिसका अर्थ है कि जो वायरस है उसका जो डुप्लीकेशन जो रोग की संक्रामकता की डिग्री का गुणात्मक संकेतक है इसका अनुमान प्रदान करेगा। अध्ययन से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके भविष्य की महामारी का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने एवं प्रबंधन में सहायता मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स स्कीम के बारे में। भारत के जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB के द्वारा वर्ष 2017 के अंदर मैट्रिक्स योजना की शुरुआत की गई थी। इसका शुभारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य था गणितीय विज्ञान में अच्छी साख वाले सक्रिय शोधकर्ताओं को निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना, यानी कि उनको शोध के लिए अनुदान देना। इसका जो अन्य जो मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मैट्रिक्स योजना जिसका पूर्ण रूप यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंट्रिक सपोर्ट्स स्कीम है। ध्यान देने की बात है कि जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक सांविधिक निकाय है। इम्यूनिटी पासपोर्ट ये एक नई अवधारणा है जो कि हाल ही में कुछ देशों ने इम्यूनिटी पासपोर्ट को जारी करने का एक विचार शुरू किया है, यानी इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने की बात की है, ये विचार बनाया है।
ये इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है? ये एक प्रकार का एक प्रमाण पत्र होता है, जो कि ये सर्टिफिकेट है जो कि यह बताता है कि व्यक्ति कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता से युक्त है। हालांकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO है, उसने इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसे विचार को लेकर के चेतावनी भी दी है। और अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होता है। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट ये उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, और उन्हें ये इस आधार पर ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में उनकी बॉडी में, जो उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो विकसित हो चुके हैं। एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं और वे पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित हैं, इसलिए वे यात्रा करने या काम पर वापस लौटने में समर्थ हैं। अर्थात इन्हें ये एक सर्टिफिकेट, इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि जो कोविड-19 से जो वर्तमान में हाल ही में उससे बीमारी से उबरे हैं, और उन्हें ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके माध्यम से जिसमें ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति अब इसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जो एंटीबॉडीज़ है वो बन चुके हैं और वह अब पुनः संक्रमित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके WHO के बारे में। तो WHO ने इस पर एक चेतावनी दी है। उसने ये कहा है कि जो राष्ट्रों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेशन पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि WHO ने ये कहा है कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जिन लोगों में संक्रमण के ठीक होने के बाद में एंटीबॉडीज़ विकसित हो गए हैं, उन्हें दोबारा कोई कोविड-19 से संक्रमण नहीं होगा, अर्थात वे उससे सुरक्षित बने रहेंगे। इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिव जोन में जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, कि जिसके बारे में हम हमारी जो पिछली क्लासेज उसमें पढ़ चुके हैं कि WHO, इसके अलावा IMF या मूडीज़ आदि की रिपोर्ट्स, जो एजेंसियां हैं या जो संस्थाएं हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट्स बताती हैं वो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, और अधिकांश देशों की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह नकारात्मक जोन में जाने की संभावना है, जिनमें से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भी उनमें शामिल है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने का विचार लाया गया है। अतः आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए कई राष्ट्र इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, जिसके अंदर भारतीय टीम ने अपना पहले नंबर का जो स्थान है, नंबर 1 की जो पोजीशन है उसे गंवा दी है, और इस नंबर 1 की जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, उस पर अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 1 मई 2020 को ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की है, और भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में जो नंबर 1 का स्थान गंवाया है। इस अर्थात 2016 से लगातार भारतीय टीम टेस्ट में नंबर 1 जो रैंकिंग है उस पर पोजीशन है, उस पर चल रही थी, लेकिन अब उसकी यह पोजीशन ऑस्ट्रेलिया ने उससे छीन ली है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग, जो टेस्ट रैंकिंग और T20 रैंकिंग है, उनमें प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, और ICC ने 1 मई 2020 को जो ईयरली रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। यही एक बड़ा कारण रहा है जो कि भारतीय टीम के अब नंबर 1 से खिसकने का कारण बना है। अर्थात जो 2016-17 का जो भारत का प्रदर्शन था वह काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन उसे अब इस ईयरली रैंकिंग जो है उसमें से हटा दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका को सबसे ज़्यादा 8 अंकों का नुकसान हुआ है, वह श्रीलंका के नीचे 6ठे स्थान पर आ गया है। फरवरी 2019 के बाद से दक्षिण अफ्रीका ने 9 में से 8 टेस्ट मैच हारे हैं, और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हालांकि भारत अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं ICC मेंस वनडे टीम जो रैंकिंग की। तो वनडे टीम रैंकिंग के अंदर जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड,
वह 127 अंकों के साथ में पहले स्थान पर बना हुआ है। और इंग्लैंड ने भारत के ऊपर जो अपनी बढ़त है उसे 6 अंकों से बढ़ा करके 8 अंकों तक पहुंचा दिया, अर्थात भारत से वह 8 अंक आगे है। इस प्रकार से अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 119 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है। और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, जो कि भारत से 3 अंक पीछे अर्थात 116 अंकों पर है। और अब हम बात करते हैं ईयरली रैंकिंग अपडेट्स के बारे में। उससे पहले हम जानकारी कर लेते हैं जो टेस्ट रैंकिंग, जो टीम्स की सभी जो वर्ल्ड की जो 9 टीम है उनकी टेस्ट रैंकिंग के बारे में। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपना कब्जा जमाया है 116 अंकों के साथ में। इसके बाद में न्यूजीलैंड जो टीम है वो दूसरे स्थान पर बैठी है 115 अंकों के साथ। और तीसरे स्थान पर जो भारत जो है तीसरे स्थान पर है, जिसके इस टेस्ट रैंकिंग के अंदर 114 अंक हैं। इसके अलावा बात करें चौथे स्थान पर इंग्लैंड 105 अंकों के साथ, श्रीलंका 91 अंकों के साथ में 5वें नंबर पर। इसके अलावा साउथ अफ्रीका 90 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर, पाकिस्तान 86 अंकों के साथ में 7वें स्थान पर, वेस्ट इंडीज़ 79 अंकों के साथ में 8वें स्थान पर, और अफगानिस्तान 57 अंकों के साथ में 9वें स्थान पर स्थित है। अब हम बात करें कि जो ईयरली टेस्ट रैंकिंग जो है अपडेट किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके अंदर ध्यान देने की बात है, इसमें पिछले 3 सालों के टीम के जो प्रदर्शन है उसे आधार मान करके ये टेस्ट रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें प्रत्येक साल ये जो रैंकिंग है उसे 1 मई को इस टेस्ट रैंकिंग को अपडेट किया जाता है। और ताज़ा रैंकिंग में जो है, अब वर्तमान में जो रैंकिंग है उसके अंदर 2017-18, इसके अलावा 2018-19, ये 2 जो सत्र हैं, इसके अलावा जो वर्तमान में जो चल रहा है 2019-20, कुल मिलाकर इन 3 सत्रों का जो प्रदर्शन है उसे शामिल किया जाता है। रैंकिंग के अंदर जो करंट ईयर के प्रदर्शन को 100% वेटेज दिया जाता है, यानी वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, जो वर्तमान सत्र है उसके अंदर जो प्रदर्शन होता है उसका 100% वेटेज उसे दिया जाता है। बाकी जो पिछले 2 वर्ष हैं उनका जो वेटेज है वो 50% रहा जाता है। और जैसा कि आपको बताया कि वर्ष 2016-17 में भारत का प्रदर्शन काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था, जिस वजह से भारतीय टीम 2016 से लगातार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 बनी हुई थी। लेकिन उस 2016-17 का जो प्रदर्शन था उसे ताज़ा रैंकिंग से हटाते ही भारत की रैंकिंग डाउन हो गई है। अब हम बात करते हैं हाल ही में जो कश्मीरी केसर है, कश्मीरी केसर उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हाल ही में जो कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, जिसे जीआई टैग भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसके कृषि निदेशालय के द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। कश्मीरी जो केसर है वो एक सुगंधित मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही इसके अंदर बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। जो कश्मीरी केसर है वो काफ़ी औषधीय गुणों से भरपूर होती है और सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग में ली जाती है। जो कश्मीरी केसर है उसका जो रंग है वो गहरा लाल होता है, और इसमें काफ़ी तेज सुगंध होती है, और इसका जो स्वाद है वो कड़वाहट से भरा होता है, कुछ कड़वाहट लिए हुए होता है। जो कश्मीरी केसर की जो खेती है कश्मीर के कुछ क्षेत्रों जिनमें से पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ा और श्रीनगर आदि शामिल है, वहाँ जो कश्मीरी केसर है उसकी कृषि की जाती है। अब बात करते हैं जो ये केसर की कृषि उसका प्रारंभ कब हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जो केसर की खेती है उसे कश्मीर में पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या मध्य एशियाई प्रवासियों के द्वारा शुरू किया गया था। जो मध्य एशिया के प्रवासी आए उनके द्वारा कश्मीरी केसर की जो उत्पादन है उसकी कृषि है उसे शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया है, यानी उसका जो नाम है वो बहुकम बताया गया है।
अब इसकी जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार से हैं कि जो विश्व स्तर पर कश्मीरी केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। केसर का जो पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों के अंदर उपयोग भी किया जाता है और यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजन में भी इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो ये दुनिया की एकमात्र ऐसी केसर है जिसकी कृषि जो है 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है और ये विश्व में कश्मीरी केसरी एकमात्र ऐसी केसर है जिसे इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। अब इसकी जो कृषि है वो विशेष प्रकार की मिट्टी के अंदर की जाती है जिस मिट्टी को करेवा कहा जाता है। यानी करेवा एक मिट्टी की एक प्रकार की किस्म है जो केसर की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और आवश्यक होती है। जो कश्मीरी केसर है वो, अब ये करेवा की हम बात करें तो करेवा के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो करेवा जो है वो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। इन्हें इनमें जो हिमानी के जो मोटे निक्षेप और हिमोड उपस्थित होते हैं और यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के ढालों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले जो मिट्टी होती है जिसे करेवा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केसर के प्रकारों के बारे में। तो केसर मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहली लच्छा केसर, दूसरी होती है मोगरा केसर और तीसरी होती है गुच्छी केसर। इस प्रकार से केसर की जो 3 मुख्य रूप से 3 टाइप की केसर होती हैं। ये उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके कृषि से लेकर के और उसके संग्रहण तक, उसके संग्रहण और उसकी पैकेजिंग तक के जो विभिन्न चरण हैं उनमें जो अलग अलग टाइप से उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उस आधार पर इनके प्रकार रखे गए हैं। अब इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है और जो विश्व के अंदर सर्वाधिक केसर ईरान के अंदर उत्पादित की जाती है और ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के होता है और साथ ही भारत जो है वो केसर के उत्पादन में ईरान का करीबी प्रतिद्वंदी यानी काफ़ी उसे बराबर टक्कर देता है। और जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को निर्यात बाजार में भी मदद मिल सकेगी। अब कश्मीर के जो अन्य जम्मू कश्मीर के जो अन्य जो जीआई टैग हैं उनके बारे में हम बात करें तो इनमें से है कश्मीरी पश्मीना, जो कि लद्दाख में रहने वाले एक बकरे से प्राप्त एक फाइबर से निर्मित टेक्सटाइल है। इसके अलावा है कानी शॉल जो कि हस्तनिर्मित शॉल है। इसके अलावा कश्मीरी सोजनी, ये भी एक प्रकार का हाथ से बना हुआ शॉल है। अब हम जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैग जो कि भौगोलिक संकेतक भी कहा जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग प्रदान करने का कार्य जो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू किया गया था। सबसे पहला ऐसा भारतीय उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया वह था दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों के लिए किया जाता है और इसे इसके बाद में रिन्यू करवाना होता है। भारत के जो कुछ प्रमुख जो जीआई टैग्स वाले जो उत्पाद हैं उनमें है महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी कहा जाता है जिसे, इसके अलावा तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर का पश्मीना जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है और जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी ये एक पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का जो विनियमन है, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो विनियमन है वह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स के पर समझौते के तहत किया जाता है।
इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब बारी है हमारे अंत में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एवं नई दिल्ली की स्थित कंपनी IPE ग्लोबल की किस संयुक्त परियोजना में USAID ने $3 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है पहल नामक जो स्कीम है उसके अंदर ये $3 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।